नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत आयोजित शिविर में हिस्सा लिया। शिविर में 32 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान हो गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, लाभार्थियों को बेबी किट और किसानों को कृषि यंत्र वितरित किए गए। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। इसकी शुरुआत के बाद 2,60,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है और सीधा जनता को मौके पर की समस्याओं का समाधान हो रहा है। उसमें 42 लोगों की समस्याओं का समाधान हमने किया था। आज 33 लोगों की समस्याओं का समाधान हमने यहाँ पर किया है और मौके पर ही निस्तारण हुआ है। और परसों कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक गलत प्रचार किया था, जहाँ कि ऐसा विषय नहीं था। आज तो अगले दिन ही टीम चली गई। इस बात का प्रतीक है कि एक स्वदेशी सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है और ये नो के ऊपर एक तमाचा है जो गलत प्रचार कर रहे थे। क्योंकि आज पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार है, इसका एक बहुत बड़ा संदेश यही नहीं पूरे देश में है और अन्य प्रदेश के लोग भी इस योजना को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं, चाहे यूसीसी हो, चाहे नकल कानून हो, चाहे धर्मांतरण कानून हो, आज 28,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति सरकार ने दी है, जबकि इससे पहले मात्र पूरे कार्यकाल में 16,000 लोगों को नियुक्ति मिली थी। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ और क्षेत्र की जनता का भी, कि जनता ने आकर इसका लाभ लिया। किसान आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया और उधम सिंह नगर के एसएसपी के निलंबन की मांग उठाई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस जब कोई दल मुद्दा विहीन और नेतृत्वहीन हो तो वो सामाजिक लाभ के लिए बेबुनियाद मुद्दे उठाता है। उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर निर्णय लेती है और कांग्रेस हर बार मुंह की खाती है। देखिए, मैं इस बात को पहले दिन से ही कह रहा हूं कि जब कोई राजनीतिक दल मुद्दा विहीन हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है, तो समाज के ऐसे विषय को उठाता है, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है। लेकिन सत्य क्या है कि उनको राजनीतिक लाभ कोई मिल नहीं सकता अगर सरकार हर विषय को गंभीरता से लेती है। हर विषय पर पुष्कर धामी जी की सरकार निर्णय को गंभीरता से ले रही है और जब भी निर्णय होते हैं तो फिर मुंह की खातिर धराशायी हो जाते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है। 27 जनवरी 2025 से लागू यूसीसी को लेकर जनता में सकारात्मक माहौल है और बड़ी संख्या में लोग पंजीकरण भी करा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देता है, जिससे समाज में पारदर्शिता और कानून पर भरोसा बढ़ता है। यूसीसी का अच्छा प्रभाव है और सभी लोग उसको बहुत सराह रहे हैं। चारों तरफ जो है आज तेजी से रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, आ रहे हैं और ये सुरक्षा का भी, सबकी सुरक्षा की गारंटी है इसमें। हाँ, 27 तारीख को चालू। हरिद्वार में शीतलहर के प्रकोप के बीच गरीबों और बेसहारा लोगों को राहत देने के लिए आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष विनय रोहिला देर रात रोडी बेलवाला स्थित रेन बसेरे में पहुंचे। उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल बांटे और नगर निगम अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। विनय रोहिला ने रेन बसेरों में बिजली, पानी, शौचालय, बिस्तर और सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कोई भी गरीब शीतलहर से प्रभावित ना हो। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जी ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए थे कि जहां जहां इस समय शीतकालीन अवस्था के अंतर्गत ठंड चल रही है, बहुत पूरे प्रदेश के अंदर शीतलहर है, तो इसी शीतलहर के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा
एक वर्कशॉप की गई थी जिसमें सभी शासन के सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी सम्मिलित हुए थे और उस एडवाइजरी के अंतर्गत जहां जहां भी शीतलहर का प्रकोप है वहां पे कंबल बांटना, उन नगरों का, शहरों का नोडल अधिकारी नियुक्त करना तथा स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त करना, विद्युत व्यवस्था चुस्त करना, गर्म पानी, रैन बसेराओं की सब व्यवस्था को चुस्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। उसी के दृष्टिकोण से मैं आज अपने सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री आशु जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर अपनी सम्मानित मेयर और अपने जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, उनके साथ यहाँ पर अपनी आपदा प्रबंधन की व्यवस्था के दृष्टिकोण से शीतलहर के लोगों को, प्रभावित लोगों के बीच में जाकर उन लोगों को कंबल बांटने का कार्य, वहाँ पे अलावा जल रहा नहीं जल रहा, वहाँ अंदर रैन बसेरों की व्यवस्था ठीक है नहीं है, मैंने जाकर देखा कि बहुत अच्छी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं, सभी जगह अपने अलावे जल रहे हैं और भी लगभग सभी शहरों के अंतर्गत प्रमुख स्थानों के अंदर अलावे जलाए गए हैं। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो व्यवस्था है पूरे प्रदेश में स्थापित करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं, वो सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से क्रियान्वित है। लोगों को जिस प्रकार की अपेक्षा सरकार से है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन जन तक सरकार उसके आखिरी पायदान तक जो व्यक्ति बैठा है उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। ऊखीमठ सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक सफलतापूर्वक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों की प्रगति, लंबित योजनाएं और स्थानीय जन समस्याओं को उठाया। सड़क, पेयजल, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, मानव वन्यजीव संघर्ष और फसल नुकसान जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान है और अधिकारियों को समन्वय के साथ तय समय में कार्य करने के निर्देश हैं। आज ऊखीमठ विकास खंड की पहली बीडीसी का यहाँ पर आयोजन किया गया और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही है। जो अधिकारी हैं वो भी अच्छी संख्या में यहाँ पे उपस्थित रहे और हमारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छे ढंग से अपने गाँवों की समस्या को लेकर सवाल उठाए, जिन सवालों का अधिकारियों ने यहाँ पे जवाब दिया है। मैं आज इस पहली बीडीसी की बैठक के लिए माननीय प्रमुख जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देती हूँ कि इसी तरह से इस विकास खंड की हर गांव की समस्या को लेकर आप सजग रहेंगे और एक सजग प्रहरी की तरह अपने गांव के विकास के लिए इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। साल 2026 की चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऋषिकेश स्थित चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने की, जबकि आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप भी मौजूद थे। बैठक में चार धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर सवाल जवाब किए गए और आगामी यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। गढ़वाल कमिश्नर का फोकस व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर रहा, तो वहीं आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाई। कलियर थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण और बेरहमी से मारपीट के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित रज्जाक पर 2 दिन पहले उस वक्त हमला हुआ जब वो सुबह रेहड़ी लेकर घर से निकला था। आरोप है कि दबंगों ने उसे जबरन कार में बैठाया, गेस्ट हाउस में घुसकर पीटा और ठेले पर डालकर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। उधर सितारगंज के खटीमा रोड पर खनन डंपर की टक्कर से छुट्टी पर घर आए आईटीबीपी के जवान की मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सितारगंज में शुक्रवार की देर शाम को हुआ। जानकारी के अनुसार आईटीबीपी के जवान त्रिलोक कुमार अपने पिता ओम प्रकाश के साथ बाइक से सितारगंज के कैलाशपुरी लौट रहे थे। इसी दौरान सितारगंज के बघौरी के पास तेज रफ्तार खनन डंपर ने उनकी बाइक को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।
आपको बता दें कि पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो 7 बजे के आसपास में 108 से आए थे। 2 लोग थे, एक बेटा था उनका, एक उनके पिताजी थे। बेटे जो थे उनकी तो ब्रॉड डेड थे, और जो उनके पिताजी थे वो मल्टीपल फ्रैक्चर आए थे, तो उनको हमने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। ये लोग कैलाशपुरी सितारगंज के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम इनके ओम प्रकाश है और लड़के का नाम इनके त्रिलोक कुमार है। त्रिलोक कुमार की उम्र है हमारे 32 साल के आसपास की है। और पिताजी की त्रिलोक कुमार के शव को हमने प्रतिमा के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी की बारात निकाली और गुंडा अधिनियम के तहत एक आरोपी को तड़ी पार भी किया गया। जिला अधिकारी देहरादून के आदेश पर अभियुक्त दिव्यकांत लखेड़ा को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त को निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की हिदायत भी दी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देहरादून जिले में कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने आदतन अपराधी दिव्यकांत लखेड़ा को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने के आदेश दिए। मोहल्ले में बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों के लिए भय एवं हिंसा का पर्याय बने दिव्यकांत के विरुद्ध ये कार्रवाई स्वयं उसकी वृद्ध माता सहित मोहल्ला वासियों की शिकायतों के आधार पर की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। उधर मसूरी में कृषि मंत्री गणेश जोशी पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कृषि मेला, पेयजल योजनाओं और विकास कार्यों में करोड़ों रुपए के घोटालों का आरोप लगाया। उन्होंने देहरादून के गढ़ी कंट में आयोजित एग्रो मित्र कृषि मेले में नियमों को दरकिनार कर एक निजी कंपनी को पहले से टेंडर दिए जाने का भी दावा किया है। साथ ही मसूरी यमुना पंपिंग पेयजल योजना और शिवराज परियोजना में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए। कांग्रेस ने सीबीआई जांच, टेंडर सार्वजनिक करने और कृषि मंत्री से इस्तीफे तक की मांग की। सही बात बोली हमारी बहन सोनिया आनंद रावत जी ने। एग्रो मेला में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। और आप लोगों को मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट या मुद्दे को जनता के सामने आप लेकर आए। सबसे पहले तो ये भाजपा का एक नया रूल आ गया है कि बिना टेंडर के और या बिना कोई कानूनी या प्रक्रिया के, कोई सरकारी प्रक्रिया के आप कोई एग्रो मेला जैसा एक या बड़ा उत्सव आप कर रहे हैं, और जब आप उसमें विफल हो गए तो रातों रात आपने अपना इरादा बदला और इस मेले को कैंसिल करा। बातें तो ये हो रही थी कि इसमें हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे थे, पर अमित शाह जी को भी आनन फानन में रोका गया। या कृषि विभाग को लेकर हमारे बहुत ही सम्मानित या गणेश जोशी जी का ज्ञान, आप सभी लोगों ने संसद, आप वो सभी लोगों ने विधानसभा के पटल में भी देखा कि उनका ज्ञान वो कृषि को लेकर कितना है, और ये सबने देखा। उसके बाद सैन्य धाम, जो हमारी देश की जो नींव है, हमारे सैनिक भाई, एक सैनिक धाम पर इतना या बड़ा उन्होंने भ्रष्टाचार करा। उस भ्रष्टाचार के बाद भी हमारे धाकड़ धामी जी मौन है। आज ये और एक या घपला हुआ है, आज भी वो मौन है। मैं ये सवाल या जानना चाहूंगा कि ऐसा हमारे सम्मानित या मंत्री गणेश जोशी में क्या है कि वो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार या कर रहे हैं, पर धामी जी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उन्हें बर्खास्त करें, उनका इस्तीफा लें। वो खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं, पर क्या धाकड़ धामी उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त या करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? और वो क्यों नहीं जुटा पा रहे? क्या जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार में हमारे धाकड़ धामी जी भी इन्वॉल्व है? ये एक बहुत ही बड़ा यह प्रश्न है। साथ में मसूरी में आप देखिए जॉर्ज जेफरसन में क्या नंगा नाच हुआ है भ्रष्टाचार का। 100 आपका या 72 बीघा या जमीन वो कौड़ियों के या दाम पर बाबा रामदेव जी को दे दी गई। उसके बाद लोकल हमारे लोगों का शोषण किया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश को जो नहीं मानती वो सरकार, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, ना मैं मानूंगा ना या किसी को मानने दूंगा, यह है इनका असली सच।
आज ये हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं, तो आप ये सोचिए कि यह जनता हाथ जोड़कर जो अपने यहाँ काम के लिए जाते हैं, तो ये जनता को क्या समझते होंगे। ये तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, मुद्दे से सब लोग वाकिफ हैं, पूरी मसूरी विधानसभा, बल्कि मसूरी क्या पूरे उत्तराखंड वाकिफ हो रहा है कि मुद्दे क्या क्या है। लेकिन आज का खास जो मुद्दा था, कृषि एग्रो मेला जो जिस तरह का इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था, उसमें जो गड़बड़ियां, जो खामियां जो सामने आई हैं कि आप रातों रात जो है आप आनन फानन में उस मेले को स्थगित कर देते हैं। जब आपका भांडा फूटता है, जब आपकी गड़बड़ियां होती हैं, आपने उसका टेंडर पता नहीं निकाला नहीं निकाला, क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन उसके अलावा आपने रातों रात मेला ऑर्गेनाइज कर दिया और अपने किसी निजी व्यक्ति को लाभ पाने के लिए, खुद भी लाभ लेने के लिए आपने उस मेले को, फिर जब आपने देखा कि बात खुलने लगी है, आपने पहले तो मेला ऑर्गेनाइज क्यों किया? बिना किसी टेंडर के, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी सिस्टम के आप पहले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन जब आपने देखा कि आपका भांडा फूट गया, आपने रातों रात उस मेले को जो है बिल्कुल स्थगित कर दिया और गायब कर दिया। और आप इवन आपके उस मेले में दिल्ली से भी बड़े जो है अमित शाह जी आने वाले थे, आपने उनको मना करा। तो आप अपनी जो खामियां हैं, आपकी बड़ी बड़ी जो खामियां, एक खामी हो तो हम लोग बात करें, चर्चा करें, मतलब आपकी रोज की खामियां सामने आ रही हैं और इतने बेशर्म मंत्री हैं कि आप इस्तीफा देने को नहीं आ रहे हैं। आपको खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची माइनिंग विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने जानलेवा अटैक कर दिया। हमले में माइनिंग टीम के 2 कर्मचारी वाजी और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। माइनिंग अधिकारी कलीला कृष्ण के मुताबिक 10 से 12 लोगों ने टीम को घेर कर गाली गलौज की और फिर अटैक किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। फाटक पार के अंदर में वो आएगा 10-15 बंदे, डंडा लेके आ गया ऊपर एकदम, तो हमारे लड़के को सिर पर मार दिए, पैर पर मार दिए, भाग के आगे वहाँ से फाटक पास आगे वो गेट गिर गया। तो गेट नहीं गिरा तो पहुँच जा रहा है बाजार में, ओके गेट पड़ गया, वो पीछे से आगे गाड़ी पे आगे रख दिए, मोटरसाइकिल लेके आड़ा रख दिए, हम गेट निकाल के भाग गए, गाड़ी का शीशा भी वो फोड़ दिए, पीछे आगे था। लोकेश है, लोकेश का बंदा है, वो बंदा है उसके, लोकेश का बंदा है, लड़के है वो। शक्ति फार्म से सांस्कृतिक और कला जगत की एक खास खबर सामने आई है। स्थानीय बंगाली कलाकार रंजीत ढाली लगातार बंगाली संस्कृति और भाषा को जीवित रखने के प्रयास कर रहे हैं। मंच कार्यक्रमों के साथ साथ रंजीत ढाली बांग्ला सिनेमा में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई बांग्ला फिल्म खनन 23 में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। फिल्म के मूवी रिव्यू में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने भी सराहा है और उनके किरदार को दूसरा स्थान मिला है। रंजीत ने कहा कि बंगाली संस्कृति को और आगे बढ़ाना ही उनका लक्ष्य है। मैं जो एक बांग्ला कलाकार हूँ, बंगाली का जो कल्चर है, जो बांग्ला भाषा, इस भाषा को मैं समाज के माध्यम से सामाजिक लोगों को, बंगाली भाषा लोगों को दिखाना चाहता हूँ, दिखाता हूँ कि इसके माध्यम से समाज में जो हमारा बंगाली लोग रहता है उनको कुछ प्राप्त हो, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। और जो मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, कभी कलकत्ता, कभी आंध्र प्रदेश, कभी उड़ीसा, कभी कर्नाटक, आंध्रा मेरा काम रहता है। उसके माध्यम से मैं पहली बार एक बांग्ला मूवी खनन 23 हम लोगों ने किया है। कुछ कलाकार हमारा शक्ति फार्म का है, दिनेशपुर का है, बिजनौर का है, और मेन कलाकार जो है मुख्य भूमिका कलकत्ता का है सुमित गांगुली। जो हीरोइन है वो भी कलकत्ता की है, वो प्रियंका चटर्जी। इनके साथ मिलके जो मूवी हमारा रिलीज हो गई है, उद्घाटन की हो गया हमारा माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, उनका पिताजी विजय बहुगुणा जी, उनका कर कमल द्वारा हमारा बंग भवन में 12 जनवरी को उद्घाटन हुआ है। तो ये हमारा उत्तराखंड वासी के लिए एक ऐतिहासिक कदम है
जब पहली बार हमारा देवभूमि उत्तराखंड का मिट्टी में एक बांग्ला मूवी रिलीज हुआ है। हमारा बंगाली के लिए बहुत गर्व की बात है और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए, मेरे जैसा तुच्छ कलाकार बंगाली का नाम रोशन कर सके, मैं आगे बढ़ पाऊं। आप लोग पुनः दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार के सैनी आश्रम विवाद में नया मोड़ आया है। सोसाइटी एंड चिट रजिस्ट्रार देहरादून के आदेश के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से समाज के सामने माफी की मांग उठाई है। सैनी आश्रम पर कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते दो अलग अलग संस्थाएं बन गई थीं। सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता कर कहा, रजिस्ट्रार के आदेश में प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर को दोषी ठहराया गया है, इसलिए उन्हें समाज से माफी मांगनी चाहिए। सैनी समाज की ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर को हड़पने की नीयत से समाज के कुछ जयचंद और कालनेमियों ने 2024 में एक संस्था पंजीकृत कराई, गुपचुप तरीके से फर्जी दस्तावेजों के सहारे। लंबा एक संघर्ष चला और 13 जनवरी को माननीय सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जो रजिस्ट्रार महोदय हैं, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स, इनके द्वारा आदेश दिया गया कि चूंकि वो संस्था जाली दस्तावेज, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी थी और उसमें तथ्यात्मक जो तथ्य थे वो गलत थे, तो इस वजह से उसको निरस्त किया जाता है। तो जल्दी हम डीएम साहब से और एसडीएम साहब से और जो सब रजिस्ट्रार है उनसे मुलाकात कर अग्रिम कार्रवाई के लिए उनको कहेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जिन लोगों ने संस्था विरोधी काम किया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए।